बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर्रहमान बेग। हमने 11 बायो में चैप्टर 4 ए सेलुलर लाइफ स्टार्ट किया हुआ है। आज हम बड़ा इंपॉर्टेंट नॉलेज कवर करने जा रहे हैं विच इज़ एड्स एंड लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, हमने इस नॉलेज में मल्टीपल SLOs कवर करने हैं, लेकिन इन सब SLOs का ताल्लुक इसी एक टॉपिक से। हम चूंकि SLO बेस्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो SLO को समझना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, हमारे पास जो SLO है वो हमसे कह रहे हैं हमने एक्सप्लेन करना है HIV की लाइफ साइकिल को। ठीक है, लेकिन जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो तो आपने जस्टिफाई करना है, रीजन देनी है कि ये जो वायरस है ना, इसको HIV वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस ही क्यों कहते हैं, कुछ और नाम क्यों नहीं दे देते। और हमने ये बात कैसे जस्टिफाई करनी है, हमने स्टैब्लिश करना है कि टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो आपके इम्यून सिस्टम की बेस होते हैं, यानी कि HIV और टी हेल्पर सेल्स में कोई ताल्लुक है। और हमने बताना है चूंकि टी हेल्पर सेल्स इम्यून सिस्टम की बेस है, बुनियाद है, तो ये वायरस असल में कुछ इस सेल के साथ करता है, जिस वजह से हम इसे कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये हमने जस्टिफाई करना है। थर्ड पे हमने रीजन आउट करना है कि HIV होस्ट स्पेसिफिक क्यों होता है, स्पेसिफिसिटी ऑफ HIV ऑन इट्स होस्ट सेल, कि एक स्पेसिफिक तरह के सेल्स को ही क्यों अटैक करता है। आपके पास अगर वो ह्यूमन बॉडी में एंटर हो गया तो हर सेल पे क्यों नहीं अटैक कर रहा। और आगे आपने एड्स होने के बाद पेशेंट में उसकी सिम्टम्स क्या आती हैं ये बतानी है। फिर नेक्स्ट हम बताते हैं, चूंकि ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये आपकी इम्यूनिटी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो जब ये इम्यूनिटी के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब जो एड्स का विक्टिम है ना, जिस मरीज को एड्स हो गए, अब आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस भी होंगी। अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस से मुराद वो डिजीजेस हैं जो हेल्दी में नहीं होती। हेल्दी इंडिविजुअल का इम्यून सिस्टम उसको फाइट ऑफ करता है, लेकिन अब चूंकि एड्स के पेशेंट में इम्यून सिस्टम ही ड्रॉप कर गया है, तो अब वो डिजीजेस भी जो हैं वो आंखें दिखाएंगी और आके उसमें डिजीज कॉज कर देंगी, जबकि पहले इनका बस नहीं चलता था। आगे आपके पास है कि आपने क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं जो हम एड्स पेशेंट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं। और अगर आपके पास कोई ट्रीटमेंट मेथड इतना अच्छा डेवलप नहीं हो सका कि वो इस डिजीज को क्योर कर सके, तो फिर हम क्या कंट्रोल मेजर्स यूज कर सकते हैं कि जिनकी मदद से हम HIV के फैलाव को, ट्रांसमिशन को कम करें, ताकि हमारे पास इसके पेशेंट ही कम आए और उन बेचारों के आगे डेथ के चांसेस कम हो जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से आपके पास ये ऑलमोस्ट 7 SLO सभी जो हैं वो एड्स और HIV के साथ लिंक्ड हैं। इसलिए हमारा नॉलेज इन्हें एक ही नॉलेज कवर कर रहा है, विच इज एड्स एंड HIV की लाइफ साइकिल। हमारे पास स्टार्ट करते हैं, एड्स जो है इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, इसका जो एजेंट था यानी जो डिजीज कॉज करता है, इसे हमने 1984 में डिस्कवर किया था, और इसको 2 साल के बाद 86 में जब हमें इसकी कुछ समझ आना शुरू हुई कि ये करता क्या है, तब हमने इसे नाम दिया, और जो करता है उसी की बेस पे नाम दिया कि ये ह्यूमन में इम्यून सिस्टम को वीक करता है, उसे डेफिशिएंट कर देता है। इसलिए हम इसे कहते हैं ये ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। और जो डिजीज होती है वो भी फिर हम इसी बेस पे उसको भी नाम दे देते हैं एड्स, यानी कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब आपने इस लफ्ज को समझना है, मैं आपके लेवल पे रहते हुए इसको सिंप्लीफाई करता हूं। हमारे पास जो इम्यूनिटी है ये 2 तरह की है, एक एक्वायर्ड है और एक इनेट है, इनबॉर्न है। यानी वो इम्यूनिटी जो पैदाइशी हम में है वो इनेट, इनबॉर्न होगी। दूसरी वो होती है जो हम पैदा होने के बाद हासिल करते हैं, खुद बीमारियों से लड़ते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट इतना ताकतवर हो जाता है कि हम इम्यूनिटी हासिल कर लेते हैं, उसे आप कहते हो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इसी तरह आपके पास डिजीज भी हो सकती है। कोई डिजीज जो है वो इनबॉर्न थी, पैदाइशी तौर पे थी, लेकिन कोई डिजीज ऐसी भी तो हो सकती है कि आप पैदाइशी तौर पे हेल्दी थे, लेकिन आपके लाइफ स्पैन में वो कोई ऐसी बीमारी आपको होगी
जो पहले नहीं थी लेकिन अब है और आपके लिए वो नुकसानदेह है। तो वो जो डिजीज पैदा होने के बाद हुई है वो भी क्या होगी, एक्वायर्ड हो गई। तो एड्स क्या है, एक्वायर्ड डिजीज है। लेकिन ये कैसी डिजीज है, आप देखते हो आप में असल में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है इस डिजीज में। तो इसका मतलब है ये एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज है। लेकिन ये डिजीज कोई सिंपल डिजीज नहीं है कि जिसकी 2-3 अलामात आपको सिम्टम्स अपीयर हो जाती हैं। हमारे पास जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो अभी हमने बात की एसएलओ में बहुत सी अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप देखते हो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं और उनमें फिर बेतहाशा एट अ टाइम मल्टीपल कंप्लेक्स सिम्टम्स हमें अपीयर होती हैं। जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां मल्टीपल डिसऑर्डर्स की वजह से मल्टीपल सिम्टम्स और कंप्लेक्स सिम्टम्स एट अ टाइम अपीयर होती हैं, फिर हम उसे सिंपल डिजीज नहीं सिंड्रोम कहते हैं, जो कि कॉम्प्लिकेशंस को शो करते हैं। तो इस तरह से इसका नाम हुआ एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और वायरस हुआ ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आई होप आपके लिए टर्मिनोलॉजीज अब समझना याद रखना बड़ा आसान होगा। और एचआईवी वायरस असल में कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस है। हमने इसका पीछे स्ट्रक्चर पढ़ा है और वहां भी ये बात आई थी, और मैंने आपको बताया था कि रेट्रो वायरस से हम क्या मुराद लेते हैं, वो स्पेशल वायरसेस जिनके पास ये स्पेशल एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये वो एंजाइम होता है जो वायरल आरएनए को, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को डबल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। इसे फिर हम कहते हैं सीडीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए। ये डीएनए बनना इसलिए जरूरी होता है कि ये वायरल डीएनए फिर जाके होस्ट के डीएनए में ऐड होता है, इंटीग्रेट करता है, उसे कंट्रोल करके नए वायरसेस बनाता है। जब तक ये चीज मिसिंग है, वायरस रेप्लिकेट नहीं कर सकता, होस्ट डीएनए का हिस्सा नहीं बन सकता। इसलिए वो सी डीएनए, कंप्लीमेंट्री डीएनए जो है, इसका बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये काम करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्यों? ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स, ट्रांसक्रिप्शन नेचुरली हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, नेचुरली से मतलब है आप कॉमनली देखते हो आपके पास यही फिनोमिना हो रहा होता है, डीएनए से आरएनए बन रहा होता है। वायरसेस आपके पास एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है जहां बाकी प्रोसेसेस, बाकी इंडिविजुअल्स में जहां ये प्रोसेस है उसका रिवर्स होता है वायरस में, कि वो आरएनए से डीएनए बनाते हैं। तो इस एंजाइम की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। वो वायरसेस जिसमें ये एंजाइम है, हम उसे कह रहे हैं वो रेट्रो वायरसेस हैं। ठीक है, ये ले जी, ये हम लोगों ने एचआईवी के स्ट्रक्चर पढ़ते हुए भी इस तरह की डायग्राम देखी हुई है। ठीक है, जहां आपने देखा था कि इसके पास GP41 और 120 जो है, ये वो प्रोटीन स्पाइक्स बना रहे हैं जिसकी मदद से एचआईवी वायरस ने अपने होस्ट के ऊपर अटैच होना है। और जेनेटिक मटेरियल में इसके पास 2 अलग अलग आइडेंटिकल आरएनए के स्ट्रैंड्स हैं। और यहां हमने इसके बड़े इंपॉर्टेंट 3 एंजाइम पढ़े थे, जिनमें से एक जिसको मैंने यहां हाईलाइट किया है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। फिर आपने देखा इसकी सराउंडिंग में कैप्सिड आ रहा है, मैट्रिक्स आ रहा है, और सबसे बाहर लिपिड बायलेयर थी। ये हमने इसका स्ट्रक्चर रिवाइज कर लिया। अब हमारा एक एसएलओ हमें कह रहा था कि आपने इसका नाम जस्टिफाई करना है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एचआईवी, और इस तरह से जस्टिफाई करना है कि आपने ये बात एस्टैब्लिश करनी है कि हेल्पर टी सेल्स जो हैं ये आपके इम्यून सिस्टम की बेस है और ये उसके साथ कुछ कर रहे हैं। अब हम उस चीज पे फोकस करने लगे हैं कि आपके पास ये इम्यून सिस्टम में स्पेशली हेल्पर टी सेल्स को क्यों हाईलाइट करना इफेक्ट करता है, इनका क्या रोल है। ठीक है, ये सारी मैंने समरी बताई है उन्हीं एसएलओस के अकॉर्डिंग कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम सिम्टम्स पढ़ने जा रहे हैं, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीजेस पढ़ने जा रहे हैं, वही चीज है। असल में जब आप इसकी लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि आपके पास इम्यून सिस्टम के एक स्पेशल सेल्स हैं, टी हेल्पर सेल्स, हम इन्हें हेल्पर टी सेल्स भी कहते हैं। इनके पास सरफेस पर स्पेशल तरह की ग्लाइकोप्रोटीन होती है जिसे हम CD4 का नाम देते हैं। अब ये जो CD4 प्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स हेल्पर टी सेल्स पे पड़ी है ना, ये इत्तेफाक से रिसेप्टर का काम करती हैं एचआईवी के लिए। एचआईवी असल में
इन्हीं रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करके अटैच होता है। अब ये रिसेप्टर जिस भी सेल पे हो, और ये रिसेप्टर्स होते हैं टी हेल्पर सेल्स पे, तो इसलिए आप देखते हो कि HIV का वायरस CD4 रिसेप्टर्स के साथ अटैच होके असल में टी हेल्पर सेल अटैच हो जाता है, और जब ये उस पर अटैच होता है तो अगला काम इसने करना होता है उसके अंदर एंट्री, और जब इसकी वहां एंट्री होती है उसके बाद आगे सिंपल कंप्लीमेंट्री डीएनए बना, ठीक है, और वो आगे से होस्ट के डीएनए का हिस्सा बना, और इसने आगे होस्ट के डीएनए को यूटिलाइज किया अपने बेनिफिट के लिए, अपने नए वायरसेस बनाने के लिए, और यहां से खतरा शुरू। ये वो आपके पास लाइफ साइकिल है जिसे हमने डिटेल कवर करना है इस नॉलेज में, और साथ जो एसोसिएटेड एसएलओज हैं, सिम्टम्स क्या आ रही हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है, अपॉर्चुनिटिक डिजीजेस क्या है, ये सब हम इस स्लाइड में, इस नॉलेज में कवर करेंगे। हमारे लेक्चर का टाइम इख्तिताम पर पहुंचता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंप्लीट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। आपके पास वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, इसको एडवांस पढ़ो, एडवांस प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके पास स्टार्ट में ही एक स्लाइड में सिमुलेशंस दे दिए, उनको देखो, ताकि आप जब लेक्चर सुनो तो आपके लिए समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत ही ईजी हो जाए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।